हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो है सतलुज यमुना लिंक। सो एसवाईएल मुद्दा भी बोला जाता है इसको। तो सतलुज यमुना लिंक मुद्दा जो है वो क्या है, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या कुछ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एंड उसके बाद भी क्या पेंडिंग इश्यूज जो हैं वो रह जाते हैं जिसके कारण ये जो इशू है अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रहा और दो स्टेट के बीच में, पंजाब और हरियाणा के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। प्लस लोगों के बीच में भी एक अनरेस्ट इसके कारण आ ही जाता है। वो सब चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। GS2 के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये फॉल करेगा। प्लस आपको ये एस के अंदर काम आ सकता है, इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप पंजाब में PCS की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा में HCS की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेन इशू आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू वगैरह में तो SYL के ऊपर ही पूछा जाएगा। इसके बैकग्राउंड से पूछ सकते हैं या इसके विचार, आपके विचार क्या हैं इसके बारे में बैकग्राउंड से, या अब क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। अगर अगेन कोई आपको डाउट रह जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड गाइस, ये इंट्रोडक्टरी स्लाइड है। यहाँ पे आप मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देख सकते हो। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये मेरी क्वालिफिकेशंस का लिस्ट है। एंड इस पूरी प्रक्रिया में अगर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं ANI7। एंड इसके बाद आपका मैं पर्सनल गाइडेंस की तरह भी एक्ट करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके आप अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। एंड जो भी लेक्चर आप देख रहे हो आप उस टीचर से भी अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। कोई भी और आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर पाएंगे। So recently, the Chief Minister of Punjab has warned the centre of political unrest in the state and has asked to proceed with the Satluj Yamuna Link Canal project. तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने सेंटर को वार्निंग दी है कि एक पॉलिटिकल अनरेस्ट की सिचुएशन आ जाएगी पंजाब में अगर आप कहेंगे कि SYL मुद्दे को, हम SYL कनाल के प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाएं। और ये रिसेंट न्यूज़ थी, इसको इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। वाई पंजाब CM हैज वार्न्ड अगेंस्ट द रीस्टार्टिंग ऑफ SYL कनाल वर्क, कि पंजाब का जो CM है, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने क्यों वार्निंग दी है सेंटर को। इसके अंदर आपको ये देखना है कि पंजाब जो है वो ये कहता है कि यमुना का जितना भी पानी है वो हमारा है और इसके अंदर कोई ट्राइब्यूनल बनाना पड़ेगा आपको जो कि देखे कि वाटर शेयरिंग किस किस्म से की जा सकती है पंजाब और हरियाणा के बीच में। तो वाटर शेयरिंग का क्या मुद्दा है, इस पूरे इशू को हमने डिटेल में स्टडी करना है। तो आप ये देख सकते हो, ये मैप आ गया आपका SYL का। तो ये बाखड़ा डैम है, बाखड़ा नंगल डैम है, ये गोविंद सागर लेक है और ये आपकी नंगल डैम है, बाखड़ा एंड नंगल डैम, गोविंद सागर लेक। यहाँ से जो आपकी जो रिवर है वो जा रही है, उसके बाद यहाँ पे आपका यमुना सतलुज लिंक हेड आ जाता है जहाँ से स्टार्ट होता है और ये एरिया पंजाब के अंदर पड़ता है। ऊपर वाला जो एरिया है जहाँ पे डैम्स हैं गोविंद सागर लेक है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। ये चंडीगढ़ का यूनियन टेरिटरी आ गया और इस पे दोनों ही स्टेट्स जो है वो क्लेम करते हैं, पंजाब और हरियाणा दोनों का ही प्रेजेंट है, ये कैपिटल है। लेकिन रूल्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर पंजाब के अप्लाई होते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि पंजाब के अंदर से ही हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ सब कुछ निकला है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रही हैं, ये डॉटेड लाइंस हैं जो कि लिंक रोड बननी थी जिसके थ्रू करनाल के ये हरियाणा के अंदर ये करनाल वाले एरिया में पानी आना था। सो ये जो ज्वाइनिंग है, ये ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई है और यही है यमुना सतलुज लिंक कनाल। ये 92 किलोमीटर का जो कनाल है जो कि हरियाणा के बॉर्डर के बाद आपको दिख रहा है, ये बॉर्डर आ गया। ये वाला जो है ये हरियाणा ने ऑलरेडी बना दिया है लेकिन पंजाब ने अपनी साइड का नहीं बनाया है, जिसके कारण सारा का सारा इशू जो है वो अराइज हुआ है। तो इसके अंदर कितने साल हो चुके हैं, कितनी डिलीब्रेशन हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन पंजाब फिर भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। एंड अब जस्ट सेंटर ने दोबारा कहा तो अब कह रहा है कि दंगे हो जाएंगे या पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हमें समझना है। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो 1960 के अंदर बैकग्राउंड के अंदर अगर हम देखें तो इशू स्टार्ट हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई जिसके अंदर ये कहा गया कि द फॉर्मर फ्री फ्लोइंग एंड रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ रावी, ब्यास एंड सतलुज, कि फ्री एंड रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड यूज यानी कि बिना रोके फ्री यूज किया जा सकता है रावी, ब्यास और सतलुज रिवर्स का इंडिया के द्वारा। अब उसके बाद क्या हुआ, 1966 में, 1966 में हरियाणा एक अलग स्टेट बन गया फ्रॉम द अनडिवाइडेड पंजाब। अनडिवाइडेड पंजाब का मतलब यहाँ पे कौन सा, इंडिया वाला, क्योंकि पार्टीशन हो चुका है तो अनडिवाइडेड पंजाब तो खत्म हो गया। अनडिवाइडेड पंजाब तो बहुत बड़ा है, इस तरह से उसका कुछ मैप है। अब अनडिवाइडेड पंजाब में से जो मेजर प्रोडक्टिव चंक ऑफ पंजाब था वो तो चला गया पाकिस्तान में। अब ये जो बचा हुआ पंजाब है इसके अंदर से हमने एक अलग स्टेट कार्व आउट कर दिया इस तरीके से, हरियाणा। और ऊपर वाला जो हिली एरिया है वो बन गया था यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे सेंटर में कहीं पे है वो आ गया आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। तो प्रेजेंट डे पंजाब कौन सा है, प्रेजेंट डे पंजाब इतना एरिया है। तो अब इस
पूरे के पूरे बड़े वाले पंजाब में से, तो अगर हम इस बड़े वाले पंजाब को देखें तो इस पंजाब में से जो इंडिया की साइड है, इस पंजाब में से हरियाणा स्टेट जो था उसे कार्व आउट कर दिया गया। और इससे जो वाटर शेयरिंग की, रिवर वाटर शेयरिंग की प्रॉब्लम थी वो अराइज हो गई, क्योंकि अब पंजाब कहता कि ठीक है अब तो हरियाणा अलग स्टेट बन चुका है, तो अब हमने पानी क्यों देना है। लेकिन हरियाणा कहता अगर तुम पानी नहीं दोगे तो हमें पानी मिलेगा कहाँ से, क्योंकि ऑब्वियसली रिवर जो है वो सारी की सारी पंजाब वाले एरिया से फ्लो होकर आएंगी। यहाँ पे हरियाणा के पास तो कोई डायरेक्ट सोर्स ऑफ रिवर है नहीं। तो ये प्रॉब्लम आई। फॉर हरियाणा टू गेट्स इट्स शेयर ऑफ वाटर फ्रॉम द सतलुज रिवर एंड द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास, अ कैनाल लिंकिंग सतलुज विद यमुना वाज प्लान्ड। तो इसीलिए फिर हरियाणा को पानी प्रोवाइड करवाने के लिए एसवाईएल कनाल की बात चली कि हाँ ठीक है, सतलुज को यमुना से जोड़ करके एक कनाल बना देते हैं जिससे कि हरियाणा की वाटर नीड्स पूरी हो सकें। पंजाब ने कह दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं देंगे, क्योंकि जो हमारा राइपेरियन प्रिंसिपल होता है, यानी कि किसको पानी कितना मिलना चाहिए, जो कि नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाता है, वो कहता है दैट वाटर ऑफ अ रिवर बिलोंग ओनली टू द स्टेट और कंट्री और स्टेट्स एंड कंट्रीज थ्रू विच द रिवर फ्लोज। यानी कि जहां पे पानी बह रहा है वहीं का पानी माना जाएगा। तो जब पानी की नदियां जो है वो हिमाचल से पंजाब में आ रही हैं और उसके बाद वो पंजाब के थ्रू ही कहीं और जा रही हैं, तो हरियाणा का कोई इस पे हक नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे हरियाणा के अंदर से यमुना जा रही है। यहाँ पे क्या कहा जाता है, प्लान क्या किया गया था कि ठीक है हरियाणा अब अलग स्टेट बन गया, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम इस सतलुज रिवर को इस तरीके से जोड़ देंगे। और हरियाणा ने अपना हिस्सा बना लिया जोड़ने वाला, लेकिन पंजाब ने नहीं बनाया, क्योंकि पंजाब कह रहा है अब ये हमारा स्टेट ही नहीं है, हमारा लैंड ही नहीं है, हमारा लैंड जितना है वो पंजाब का है, तो वहाँ पे जो वाटर है वो हमारा वाटर है। क्योंकि जो राइपेरियन प्रिंसिपल है वो कहता है कि जहाँ से रिवर जाएगी वहीं का वो टोटल पानी है, तो हम पानी शेयर ही क्यों करें। तो ये सारा का सारा मुद्दा है। अब 1981 में क्या हुआ, बोथ द स्टेट्स म्यूचुअली एग्रीड ऑफ रीलोकेशन ऑफ वाटर। लेकिन उसके बाद दोनों स्टेट्स को बिठाया गया 1981 में, उन्होंने एग्री कर लिया कि ठीक है हम रिलोकेट कर लेते हैं वाटर को। और 1982 के अंदर कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई 214 किलोमीटर एसवाईएल कनाल की पंजाब से। उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद पता नहीं क्या भ्रम फैलाया गया कह लो, या एक पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट करने की कोशिश की पंजाब में, और एक अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की पंजाब में, जिससे कहा गया कि तुम्हारे खेत तो सूख जाएंगे और हरियाणा वालों को पानी मिलेगा। इस तरह की भ्रमित जो भाषण थे, फेक न्यूज़ थी, वो चीज़ें उस टाइम फैलाई गई और एजिटेशन, प्रोटेस्ट और असैसिनेशन होने लग गए, जिसके कारण बहुत ज़्यादा टेररिज्म का माहौल बन गया था पंजाब के अंदर, और इससे एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया था। तो इसी के कारण ये जो काम था वो सारा का सारा स्टॉप करना पड़ा। लेकिन इसके खिलाफ 1996 के अंदर फिर हरियाणा सुप्रीम कोर्ट चला गया। वो कहते ठीक है सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करे कि यहाँ पे वर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की बात मान ली और उन्होंने डायरेक्शन दी पंजाब गवर्नमेंट को कि उनको जल्द से जल्द एसवाईएल का जो काम है वो कंप्लीट करना चाहिए। 2002 और 2004 में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया पंजाब को टू कंप्लीट द वर्क इन इट्स टेरिटरी, कि तुम्हारे एरिया के अंदर जितना भी काम पेंडिंग है एसवाईएल का उसको तुम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। अब 2004 में पंजाब की असेंबली ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानते, और उन्होंने एक नया लॉ ही बना दिया, पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट, कि पंजाब जो है किसी भी एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है जो कि उनको लगेगा कि हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और इसीलिए उन्होंने सारे के सारे वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जिसके अंदर एसवाईएल का मुद्दा था, जो पंजाब ने साइन कर रखे थे, उसको छोड़ दिया, उसको कैंसिल कर दिया। तो यूनिलेटरली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवहेलना डायरेक्टली यहाँ पे की गई। तो 2016 के अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ने रेफर किया आर्टिकल 143 के अंदर, 143 को अभी हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे, 143 के अंदर कि ये जो भी पंजाब ने लॉ बनाया है ये अपने आप में इलीगल है या नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये एक इलीगल एक्ट है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, इसको कोई भी अपहेल्ड नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, पंजाब को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक पंजाब नहीं उड़ा सकता। अब उसके बाद अब आज क्या हुआ है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है 2020 में मेन चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों चीफ मिनिस्टर्स को कि आप बैठिए और एक हाई लेवल पॉलिटिकल मीडिएशन करवाइए सेंटर के साथ बैठ करके और जल्द से जल्द काम करिए। अब पंजाब क्या कह रहा है, पंजाब कह रहा है देखो जी, जब ये बातें हुई थी एसवाईएल मुद्दे की तो उस टाइम जो भी हुआ चलो हमने मान लिया, लेकिन उस टाइम पे पानी अलग था, आज पानी अलग है। आज पानी जो है वो बहुत ज़्यादा कम रह चुका है और हमारे पंजाब के अंदर अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत ज़्यादा कम रह चुका है। तो इसीलिए आज की डेट में हम पुराने हिसाब से वाटर शेयरिंग नहीं कर सकते। सो वी नीड टू हैव अ न्यू असेसमेंट ऑफ वाटर। तो रिवर वाटर को दोबारा से असेस करवाया जाएगा कि कितना रिवर वाटर हमारे पास अवेलेबल है, कितना हम शेयर कर सकते हैं और कितना हम शेयर नहीं कर सकते। अब पंजाब क्यों अनविलिंग है, एक तो वो कह रहा है कि वाटर क्राइसिस हमारे पास पहले ही चल रहे हैं क्योंकि हम वीट और पैडी उगाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि अंडरग्राउंड वाटर भी ओवर एक्सप्लॉइटेड है, हमारा खत्म हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जो भी हमारा डेजर्टिफिकेशन वाला वाटर के बिना डेजर्टिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि जो भी हमारा एरिया है जो ऑलरेडी थोड़ा सूखा सूखा रहता है वहाँ पे पूरा तरह से सूखा पड़ जाएगा तो वो रेगिस्तान बन जाएगा।
अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जो यूथ है वो उसको लगेगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, हमारे साथ अत्याचार हुआ है, तो एक अनरेस्ट, एक वही वाला अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है जैसे कि 1980s में एक बार क्रिएट हुआ था जब इसके ऊपर काम शुरू किया गया था। उसके बाद जो पाकिस्तान है या और जो सेसेशनिस्ट यानी कि जो इंडिया को तोड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे के सारे इस एरिया को, इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और हो सकता है वो लोग यूथ को भड़काएं या किसी भी तरीके से टेररिज्म क्रिएट करने की कोशिश करें, जिससे कि पीस ऑफ द स्टेट, दोनों ही स्टेट्स के बीच में जो पीस का माहौल है, शांति सद्भावना का माहौल है, वो भी खराब हो सकता है। तो ये पंजाब के कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे। अब अगर हम बात करें 143 की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की, तो इसके अंदर क्या है ये कुछ देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, GS2 का ये पार्ट बनता है। So Constitution under Article 143 authorizes President to seek the opinion of the Supreme Court in two categories: on any question of law or fact of public importance which has been arisen or which is likely to arise, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे या फैक्ट पे जो कि अराइज हो चुका है या अराइज होने वाला है उसके ऊपर जो है एक राय मांग सकता है, एंड सुप्रीम कोर्ट में टेंडर और में रिफ्यूज टू टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। और सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो इस पर एडवाइस देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। लेकिन अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी थी, कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट था, कन्वेंट था, एंगेजमेंट थी या कुछ भी और था, तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अपना ओपिनियन देना ही पड़ता है प्रेसिडेंट को, क्योंकि ये माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात है, अंग्रेजों के टाइम की बात है, तो उस टाइम की जो नॉलेज है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा है कि वो लड़ने जजेस बैठे हैं तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करके बता पाएंगे। इन बोथ द केसेस द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द सुप्रीम कोर्ट इज ओनली एडवाइजरी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि दोनों ही केसेस के अंदर जो भी ओपिनियन दिया जा रहा है वो एडवाइजरी है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ओपिनियन देना कब कंपलसरी है? जब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ओपिनियन देना भी जरूरी नहीं है। दोनों केसेस में ओपिनियन अगर दे दिया तो वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। द रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 आर टू बी डिसाइडेड बाय अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रेसिडेंट ने आपसे एडवाइस मांगी है तो कम से कम 5 जजेस को बिठाओगे, 5 जजेस बैठ के फैसला देंगे कि हाँ इसमें हम क्या एडवाइस करना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अदरवाइज कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किसको बोलते हैं? जो आर्टिकल 143 में दिया गया है, यहाँ पे कम से कम 5 जजेस बैठते हैं, क्योंकि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में इस चीज की बात होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एज अ वर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कुछ और इंपॉर्टेंट एरियाज देख लेते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट ने रेफर किया था सुप्रीम कोर्ट को फॉर इट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जैसे कि बेरोबारी यूनियन का केस हुआ था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट हुआ था, राम जन्मभूमि केस हुआ था 1993 वाला जिसका अभी फैसला आया था, और अभी मंदिर वगैरह का शिलान्यास हुआ है। फिर पंजाब टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट एक्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि अभी न्यूज़ में था। उसके बाद 2G स्पेक्ट्रम का जो केस आया था उसके अंदर भी ये चीज़ें हुई थी। सो अब होना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड हमारे पास क्या है कि एक तो पंजाब को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हरियाणा के लिए ये जो कनाल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये उनका एक किस्म से आप कह सकते हो राइट भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ उस टाइम पे इनके पास कोई वाटर रिसोर्स नहीं था, और उसके बिना बहुत ज़्यादा ओवरऑल अगर हम देखें तो देश का भी नुकसान हुआ है। Adequate measures should be put into place before any new decision to keep possible the political turmoil in control। और political turmoil को कंट्रोल में रखना चाहिए पंजाब को, ना कि उसे बढ़ाना चाहिए या फिर उसको जो है एलिवेट करना चाहिए। नेबरिंग स्टेट्स एंड सेंटर विल हैव अ प्ले अ क्रूशियल रोल। तो दोनों स्टेट्स को, नेबरिंग स्टेट्स हैं, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। एक ही बड़े स्टेट से निकले हुए 2 छोटे स्टेट्स हैं, तो इनको आपस में सहमति से मिल बांट के रहना चाहिए। It is time for the center to chart a new course of center on the Punjab's demand for fresh tribunal for division of river water। अब पंजाब के लिए क्या कर सकता है सेंटर? सेंटर एक नया कोर्स डिसाइड कर सकता है, कुछ डिसाइड कर सकता है कि हाँ ठीक है हम इस तरह से चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। रिवर वाटर के लिए दोबारा से एक डिवीजन कर सकते हैं कि हाँ ठीक है कितना पानी हमें देना चाहिए, कितना पानी हमें नहीं देना चाहिए। फॉर दैट इट इज इम्पेरेटिव दैट ऑल द स्टेक होल्डर्स स्टॉप फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग द सिचुएशन। और इसीलिए बाकी स्टेक होल्डर जो हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे देश के लिए, हमारे दोनों ही पंजाब और हरियाणा स्टेट्स के लिए एंड इस मुद्दे के लिए। तो ऑन द होल अगर हम बात करें तो अब वे फॉरवर्ड में आपको ये लिखना है कि ठीक है SYL कनाल तो बननी ही चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स का अवमानना करना, इस तरह से कोई पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट बना देना, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हैं और इट इज़ नॉट इन लाइन विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, उस टाइम कितना वाटर शेयर करना था उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट नीड्स के हिसाब से पंजाब और हरियाणा की और वाटर लेवल जितना डिक्रीज हुआ है उस हिसाब से वी कैन रीअसेस कि कितना पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, तो पानी की क्वांटिटी हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह के एग्रीमेंट कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट आ सकता है जिसके अंदर पंजाब भी खुश हो जाए, हरियाणा भी खुश हो जाए और ये जो कैनाल है वो भी बन के तैयार हो जाए, जिससे कि लोगों को फायदा हो, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों का फायदा करना, देश का फायदा करना हमारा परम धर्म है, हमारा परम ऑब्जेक्टिव है।
सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और SYL कनाल भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं स्पेशली पंजाब हरियाणा के जो पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको होता है कि यार SYL मुद्दा तो अच्छे से करना है और वो क्लियरली नहीं हो पाता। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बैकग्राउंड के साथ सब कुछ समझा दिया है, इश्यूज इंवॉल्व भी समझा दिए हैं, तो आपको सब कुछ अच्छे से आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पे भी, आई एम अवेलेबल देयर, एंड आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो, टेलीग्राम पे भी लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। एंड हमारे सिर्फ 55 दिन के करीब रह गए हैं, जिसमें कि आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप इस टाइम पे अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें एंड क्रैश कोर्सेज का फ़ायदा उठाएं, डेली टेस्ट सीरीज़ करें, और इसके अलावा हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ भी होती है डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की 20 मिनट्स वाली, तो उसको भी आप अरेंज कर सकते हो, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ताकि आपका स्कोरिंग जो है वो बहुत अच्छी रह सके। तो हमारी एक सब्सक्रिप्शन के अंदर अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं, एंड इसके अंदर हमारे जो 7 मुख्य बेनिफिट्स हैं उनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी हमारे जो कोर्सेज हैं, अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे 3 कोर्सेज हैं। एक तो मिशन यूपीएससी 2021 जो कि 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, एक लक्ष्य जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, और एक्सपीडिशन जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो हमारा मिशन है वो बायलिंगुअल कोर्स होता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में चीज़ों को समझाया जाता है, हिंदी में चीज़ों को समझाया जाता है, और इंग्लिश में आपको मटीरियल मिल जाता है। सभी में आपको PDF स्टडी मटीरियल, डाउट क्लियरिंग सेशंस, इंटरव्यू की तैयारी, वो सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे करने को मिलेंगी। और जो क्रैश कोर्सेज हैं, जो अभी 55 दिन रह गए हैं, उसके लिए हमारे क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 14 अगस्त से और 17 अगस्त से। इसके अंदर भी आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस होगा आपका, रिवीजन होगी, टेस्ट होगी, PDF आपको मिलेगा, एंड इससे आपकी प्रीलिम्स की जो स्कोरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा, चाहे आप 12 मंथ्स का प्लान लें, 24 मंथ्स का प्लान लें। 24 मंथ्स में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है 67% तक, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है अगर आप लॉन्ग टर्म तैयारी की सोच रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, T20 का जो हमारा डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज है वो 20 मिनट्स का होता है, तो ये 20 मिनट्स आपको डेली इन्वेस्ट करने चाहिए। इससे आपकी डेली करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाती है, एंड शॉर्ट में हम सारे करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते ही हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी आर्टिकुलेट के नाम से, हमारा यूपीएससी का करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड चैनल है, लक्ष्य डेडिकेटेड चैनल है, और अनअकैडमी आर्टिकुलेट का हमारा डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है। इनको आपको सब्सक्राइब करके रखना है सभी तरह की अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पे भी पा सकते हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन बाय अनअकैडमी के पेज पे।